हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमने सीटेट पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें से हम कर रहे हैं 2016 के पेपर 2 के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे हैं। और उसमें से कर रहे हैं हम सीडीपी के क्वेश्चन आंसर। तो 15 क्वेश्चन हम सीडीपी के ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो जो 15 क्वेश्चन हमारी बच गए हैं आज की वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वायगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। तो वायगोस्की का नाम देखते ही आपको कौन सा सिद्धांत याद आता है? वायगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। और उनके अनुसार क्या है कि बच्चा समाज में रह के सीखता है, यानी समाज के साथ जैसे जैसे वो क्रिया करता जाएगा वैसे वैसे उसका विकास होता जाएगा। वायगोस्की ने ये बताया। और अपने सिद्धांत में इन्होंने क्या क्या यूज किया? निजी वार्तालाप को भी बताया कि बच्चे अपने आप से जो वार्ता करते हैं वो अपने आप को निर्देशित करने के लिए करते हैं। अब बच्चे का एक सीमा तक तो विकास बच्चा कर लेता है कि वो अपने आप सीख लेता है, फिर बाद में उसको किसी ज्यादा जानकारी की जरूरत पड़ती है। वो उसका टीचर हो सकता है या उसके घर पे कोई हो सकता है। तो वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में इन सब बातों का बताया है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से अलग नहीं किया जाता। अवबोधन और अवधारणात्मक को वाइगोस्की ने नहीं बताया था। दूसरा क्या, उसके सामाजिक संदर्भ। तो सामाजिक नाम देखते ही इससे हो जाएगा, क्योंकि वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत का नाम ही रख रखा है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, यानी बच्चा समाज में रह के अपने आप विकास करता रहता है। तो 16 का हमारा 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य की कक्षा कक्ष है। यानी जो प्रगतिशील शिक्षा होती है उसमें कक्षा कक्ष कैसा होता है वो हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो प्रगतिशील शिक्षा वो होती है जिसमें बच्चा बिना रुके टुके, मतलब उसको किसी प्रकार की रोक टोक ना हो, वो अपना विकास मतलब अपने हिसाब से कोई काम करता रहे। उसमें टीचर का ऐसे ना हो कि टीचर बोलेगा तभी विद्यार्थी करेगा, नहीं। उसका कि किस क्षेत्र में वो अपना आगे बढ़ना चाहता है उसको टीचर सहयोग करेगा। प्रगतिशील शिक्षा में उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा कि आपको ऐसा ही करना है। बच्चा जैसा करना चाहता है बिना रोके टोके उसको उसी क्षेत्र में आगे बढ़ने देना, वो है हमारी प्रगतिशील शिक्षा। तो वो ही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है। पहला ऑप्शन क्या दिया? शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में जिसमें वह अधिनायकता होता है, यानी टीचर उसमें नायक के रूप में कार्य करेगा, बच्चा सिर्फ टीचर के जो वो दे रहे हैं निर्देश उसी को फॉलो करेगा। तो ऐसा तो नहीं है प्रगतिशील, इसमें बच्चे को ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है जो हमारी प्रगतिशील शिक्षा है। तो पहला ऑप्शन तो कट गया कि शिक्षक उसको पूर्ण तरीके से नियंत्रित कर देगा। सिर्फ शिक्षक एक सहयोग करेगा बच्चे का, एक हमारा सहायताकर्ता के रूप में काम करेगा टीचर इसमें। दूसरा क्या दिया? लोकतांत्रिक होते हैं और समझने के लिए बच्चों की पर्याप्त स्थान दिया जाता है। तो हाँ, ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा कि इसमें बच्चों को ध्यान में रख के शिक्षा दी जाएगी। तो दूसरा ऑप्शन 17 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? तो कौन सी बुद्धि बताई है इसमें? भाषिक बुद्धि। तो ये भाषिक बुद्धि हार्वर्ड गार्ड ने बताई थी कि बुद्धि अनेक प्रकार की होती है। और कितने प्रकार की बताई थी? 7 प्रकार की बताई। फिर बाद में उन्होंने 1998 में एक बुद्धि का प्रकार और जोड़ दिया, तो कितने प्रकार की होगी? 8 प्रकार की बुद्धि बताई है किसने? हार्वर्ड गार्ड ने। और उनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है? बहुबुद्धि का सिद्धांत कहा जाता है। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि भाषाई बुद्धि कौन सी होती है? तो भाषाई नाम से ही आपको पता चल रहा है, जो भाषा के प्रति संवेदनशील होगा, भाषा का विभिन्न प्रकार से प्रयोग करने के प्रति संवेदनशील होगा, उसके अर्थ को समझेगा, वही हमारी भाषाई बुद्धि होगी। ठीक है, तो वही इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है। और भी कई प्रकार की बुद्धि बताई है हावर्ड ने, जैसे तर्कपूर्ण गणितीय बुद्धि बताई है, संगीतात्मक बुद्धि बताई है, जो संगीत के प्रति संवेदनशील होंगे। और कौन सी बताई है? स्थानात्मक बुद्धि बताई है, शारीरिक गति बुद्धि बताई है, प्राकृतिक बुद्धि बताई है, यानी अलग अलग प्रकार की बुद्धि बताई है। टोटल कितने प्रकार की बताई है? 8 प्रकार की बताई है। पर इस क्वेश्चन में हमको बताना है भाषाई बुद्धि के बारे में। तो पहला ऑप्शन क्या दिया? तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता। तो तर्क के बारे में तो नहीं होती भाषाई बुद्धि। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो कट गया। दूसरा है शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। हाँ, भाषा के विभिन्न प्रकार के प्रयोग वो कर सकता है, उसके प्रति संवेदनशील होगा, वही हमारी भाषाई बुद्धि है। तो 18 का हो जाएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाषा। भाषा के बारे में बताना है कि भाषा क्या होती है। तो आपको पता है भाषा के द्वारा क्या करते हैं, अपने विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, यानी अपनी जो बात है वो भाषा के द्वारा ही हम व्यक्त करते हैं। कि भाषा क्या हो गया, हमारा विचार व्यक्त करने के तरीका हो गया, माध्यम हो गया, भाषा के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करेगी भाषा। तो वही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा कि भाषा क्या है, वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन दिया है, विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती, तो निर्धारण तो करती है हमारी विचार प्रक्रिया का, तो ये ऑप्शन तो गलत है। दूसरा, विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती, प्रभावित करती है, ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा, हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, तो ये क्या होगा, ये पूरी तरह की वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है पर पूरी तरीके से नहीं करती। ठीक है, उसमें विचार प्रक्रिया में जैसे हमारे हाव भाव भी आएंगे, हम किस प्रकार से कोई बात व्यक्त करें, वो सब उस चीज में आएंगे। तो भाषा सिर्फ क्या हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करेगी पर पूरी तरीके से नहीं करेगी। 4 नंबर ऑप्शन क्या दिया, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, हाँ प्रभावित करती है, ये वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। तो 19 का आएगा हमारा 4 नंबर का ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं, शिक्षिका एक घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर या पायलट के रूप में पुरुष है। इस प्रकार के चित्रण से बढ़ सकती है, वो हमें बताना है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है कि जो महिला है वो घर के काम कर रही है, ऐसा चित्र बना दिया, और जो पुरुष है वो बाहर जा रहा है, पायलट है, डॉक्टर है। तो इससे क्या लग रहा है आपको, लिंग के प्रति वो बता रही है कि इसमें जो महिला यानी जो हमारा स्त्रीलिंग है वो घर पे रहेगा, घर के ही काम करेगा, उनको बाहर जाने की परमिशन नहीं है इस चित्र के अकॉर्डिंग। जो बाहर जाएगा वो पुरुष होएगा, हमारा जेंडर के बारे में ही बता रही है, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में बता रही है। इससे क्या बढ़ेगी, जेंडर रूढ़िवादिता ही बढ़ेगी, कि लिंग के प्रति एक हमें जानकारी दे रही है पर ये सही नहीं है। तो इससे क्या बढ़ेगी, लिंग के प्रति रूढ़िवादिता बढ़ेगी हमारी। तो वही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। 20 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 2 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, लिंग रूढ़िवादिता बढ़ेगी इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी में बहुत विभिन्नताएं होती है, इनमें से किसके किनके लिए शिक्षक को संवेदनशील होना चाहिए। आपको पता है शिक्षार्थी में अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती है, यानी हर विद्यार्थी अलग अलग प्रकार का होता है, जरूरी नहीं है सारे विद्यार्थी एक जैसे हों। किसी को खेलने में रुचि हो सकती है, किसी को पढ़ने में हो सकती है, किसी को गाने में हो सकती है, यानी उनकी विभिन्नताएं अलग अलग है, एक प्रकार के विद्यार्थी नहीं है वो आपकी कक्षा में है। वो अलग अलग भाषा से संबंधित हो सकते हैं, अलग अलग लिंग भी हो सकता है, उनकी जाति भी हो सकती है, धर्म भी हो सकता है, यानी हर प्रकार का बच्चा है आपकी क्लास में। तो आपको क्या करोगे आप, उनके प्रति संवेदनशील ही होगे। यानी कोई ऐसा है कि वो जो वंचित वर्ग का बच्चा है, ठीक है, उसकी भाषा में आपको पता है किसी प्रकार की कोई कमी मिलेगी, तो भाषा के प्रति आपको उसके प्रति संवेदनशील होने पड़ेगा, तभी वो बच्चा उस क्लास में अच्छे से काम कर पाएगा, अच्छे से उस चीज को समझ पाएगा। अगर हम बोलेंगे कि नहीं इसको तो कुछ बोलना ही नहीं आता, इसको तो कुछ ढंग से कोई काम करना ही नहीं आता, तो वो बच्चा क्या उस क्लास में रह पाएगा, अपना विकास उसका कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो हमें उन सबके प्रति संवेदनशील होगा कि किस बच्चे की क्या विभिन्नता है, उसको ध्यान में रखे उसको शिक्षण देना होगा हमें। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन दिया है, संज्ञानात्मक क्षमता और सीखने के स्तरों में आधिकारिक विभिन्नता, यानी किस प्रकार की विभिन्नता है, पहले सीखने के स्तर की जाए, यानी कोई बच्चा प्रगतिशील है, यानी कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, कोई एवरेज है, कोई उससे नीचे है, यानी संज्ञानात्मक विभिन्नता होगी। दूसरी दी हुई है भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय के आधार पर विभिन्नता है, तो इन सबके प्रति हमें संवेदनशील होना पड़ेगा। तो पहला और दूसरा दोनों ही कथन इसमें सही आ जाएंगे। दोनों को प्रति संवेदनशील होकर अगर शिक्षक शिक्षण करवाएगा तो वो सही रहेगा उस कक्षा में। कौन सा आ जाएगा, एक और दो दोनों हो जाएंगे हमारे। 21 का 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आंकलन। जो कागज पेंसिल हमारा आंकलन होता है, यानी हम लिखकर टेस्ट देकर बच्चों का जो आंकलन करते हैं वो क्या एक सीमित प्रकार का आंकलन है, इससे बच्चे के हर पहलू का आंकलन हम नहीं कर सकते। खेल का आंकलन क्या हम कागज पेंसिल के द्वारा कर सकेंगे, कोई बच्चा संगीत में अच्छा है तो उसका आंकलन हम क्या कागज पेंसिल टेस्ट से द्वारा कर सकते हैं। तो क्या हो गया, कागज जो कागज पेंसिल आंकलन है वो हमारा एक सीमित, यानी सिर्फ उससे क्या एक संज्ञानात्मक पहलू का ही आंकलन कर सकते हैं, बच्चे के हर पक्ष का आंकलन हम कागज पेंसिल टेस्ट द्वारा नहीं कर सकते। तो क्या एक सीमित ही कर रहा है ये आंकलन को। तो
देखिए ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, ऐसा पहला ऑप्शन है सकल आकलन को बढ़ावा देता है, तो आकलन को बढ़ावा तो नहीं देता है। दूसरा है आकलन को सीमित कर देता है, हाँ ये आकलन को सीमित करता है, तो 22 का यही हमारा राइट हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, तो बधिर बच्चा है उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि बधिर बच्चा जो क्या होगा, बोल नहीं पाएगा, जो बोलने में जिसको कमी है, यानी गूंगा लगा लीजिए एक प्रकार से, वो बच्चा है। तो शिक्षिका क्या करेगी उस बच्चे को, क्या उसको क्लास से बाहर निकाल देगी, नहीं निकालेगी, उसको उस प्रकार से शिक्षण कराएगी कि ताकि वो बच्चा उस चीज को कर पाए। कैसे करेगा, वो अपने पास में बैठा लेगी या ऐसी स्थिति में ऐसी जगह बैठाएगी उसको, ताकि वो टीचर के जो टीचर बोल रहा है उसकी हाव भाव देख सके कि किस प्रकार उसके एक्सप्रेशन क्या है वो देख सके, और उसके होठ किस प्रकार से वो उन सबको देख सके, अपने पास में बैठाएगी टीचर उस चीज बच्चे को, तभी बच्चा उस क्लास में अच्छे से जो टीचर पढ़ा रहा है उसको समझ पाएगा। वो हमें इस कक्षा में करना होगा क्या, कि उस बच्चे को ऐसी जगह बिठाना होगा जहाँ पे वो टीचर के होठों की जो गति हो रही है उसको देख सके और उसके चेहरे के हाव भाव को समझ सके। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, विद्यालय सलाहकार से कहेंगे कि वे बच्चे के अभिभावकों से बात करें तथा उन्हें अपने बच्चे को विद्यालय से हटा लेने को कहेंगे, क्या ऐसा कहेंगे, ये तो नेगेटिव पॉइंट है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा क्या दिया, वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाएं जहां से वे शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के हाव भाव साफ तौर पर देख सके, हाँ ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। तो 23 का 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक शिक्षक समाज में वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। किस प्रकार से पूरा करेगा, वंचित वर्ग जिन विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कमी होती है वही होता है, यानी उनको ऐसा माहौल देना पड़ेगा हमें ताकि वो बच्चा क्लास में आके ऐसा लगे कि नहीं मैं पिछड़े वर्ग का बच्चा नहीं हूँ, मैं इनके सबके समान ही हूँ। उस प्रकार का हम अगर उसको माहौल देंगे तो वो बच्चा अच्छे से कर पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, टीचर को उसी के अकॉर्डिंग शिक्षण विधियों का उपयोग करेगा तो वो सही रहेगा। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, कक्षा कक्षा के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपना कर, तो यही ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। बाकी क्या दिया हुआ है, उनकी पृष्ठभूमि की उपेक्षा करेंगे, उपेक्षा तो नहीं करनी हमें कि आप तो कमजोर हो, आपका तो घर पे ये नहीं है वो नहीं है, मतलब ऐसा कहेंगे तो बच्चा क्या अपने आप को हीन समझेगा, तो वो तो उसके विकास के लिए अच्छा नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। तीसरा, उन्हें कक्षा कक्षा में अलग स्थान पर बैठाकर, तो अलग तो करना ही नहीं है हमें, एक साथ लेके चलना है सबको, तो ये ऑप्शन भी गलत है। 4 नंबर के अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, यानी उसको ऐसा दिखाएंगे कि उनके ऊपर दया कर रहे हैं हम, तो ये भी नहीं करना में। तो 2 3 4 तो गलत है, सिर्फ पहला ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें शिक्षक उस बच्चे को ध्यान में या उसकी कक्षा में विभिन्न प्रकार के बच्चे उनको ध्यान में रख के अगर शिक्षण करवाएगा तो वो सही रहेगा। तो 24 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम निरोगिता वाले बच्चे। तो अधिगम निरोगिता क्या होगी, डिसेबिलिटी क्या होती है हमारी लर्निंग में जो डिसेबिलिटी है, अधिगम निरोगिता बोलते हैं जिसे। तो वो क्या होती है, यानी सीखने में कमी है, बच्चा सीखने के लिए संघर्ष कर रहा है, वो उस चीज को अच्छे से नहीं कर पा रहा, जैसे हमारी डिसलेक्सिया होती है, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया। डिसलेक्सिया पढ़ने में दिक्कत होती है, डिसग्राफिया लिखने में बच्चा कठिनाई महसूस करता है, डिसकैलकुलिया गणित संबंधी या गणना करने में बच्चे को दिक्कत होती है, वही हमारी अधिगम नियोगिता लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। इसमें वही हमें बताना है कि ऐसा कौन सा बच्चा है जिसमें किस प्रकार की कमी है, अधिगम लर्निंग में सीखने में वो संघर्ष कर रहा है। तो क्या होगा, पहला ऑप्शन क्या दिया, बहुत सक्रिय होते हैं, सक्रिय तो नहीं होते, वो संघर्ष कर रहे हैं, उनमें कमी है किसी प्रकार की। ठीक है, दूसरा है बहुत बुद्धिमान और परिपक्व होते हैं, तो बुद्धि बहुत बुद्धिमान है उनको तो क्या बोलते हैं हम, उनको प्रगतिशील बच्चे बोलते हैं, या जो एवरेज बुद्धि से ऊपर होते हैं। ठीक है, वो तो नहीं बोलेंगे उनको। दूसरा है कुछ भी नहीं सीख सकते, तो ऐसा तो नहीं है कुछ भी नहीं सकते, अगर हम उनको सिखाएंगे उन्हीं के हिसाब से तो वो सीख जाएंगे, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। 4 नंबर क्या है, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। हाँ, अधिगम के कुछ पक्षों को सीखने में उनको दिक्कत होती है, जैसे डिसलेक्सिया को पढ़ने में दिक्कत होती है, बाकी काम वो अच्छे से कर लेता है। डिसग्राफिया जिसको लिखने में दिक्कत होती है, पढ़ तो वो अच्छे लेता है पर लिखने में दिक्कत होती है, जैसे बी को डी लिख देगा। ठीक है, इस प्रकार की दिक्कत होती है, वो होती है हमारी लर्निंग
डिसेबिलिटी। तो क्या हो जाएगा 25 का हो जाएगा हमारा 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो सृजनात्मकता क्या होती है, जो प्रॉब्लम है उसके बहुत सारे वो सॉल्यूशन निकाल सके, यानी एक पॉइंट को ध्यान में ना रखे, उसके वो अलग अलग पॉइंट को वो देखे, वो होती है हमारी सृजनात्मकता। यानी क्रिएटिविटी वो होती है जो बच्चा एक समस्या के अनेक हल निकाल सके। ठीक है, कुछ नया करे, वो जैसा चल रहा है उसके हिसाब से नहीं, कुछ अपने आप कुछ नया सृजन करे, कुछ नए का निर्माण करे, वो है हमारी सृजनशीलता। तो एक सृजनशील बच्चे के विचारों को बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, उसको अनेक प्रकार की समस्या देंगे, ठीक है, और बोलेंगे कि आप इनके विभिन्न प्रकार के सॉल्यूशन निकाल के लाओ। तो ऐसा बोलेगा तो बच्चा वो सोचेगा, करने की कोशिश करेगा कुछ नया। तो वही हमारी सृजनात्मक को बढ़ा रहे हैं। तो कौन सा हो जाएगा 26 का हमारा 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित में से दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, तो हमारी जो शिक्षा नीति है उसमें क्या कहा गया है कि किसी भी प्रकार का बच्चा हो, चाहे वो विशेष हो, चाहे उसमें किसी प्रकार की कमी हो, चाहे वो एवरेज हो, चाहे वो बुद्धिमान बच्चा हो, उसको एक ही कक्षा में शिक्षा देनी है हमें, उसको अलग अलग नहीं करना है कि इंटेलिजेंट बच्चों के अलग कक्षा बना दी, जो कमजोर बच्चे हैं उनको अलग बैठा दिया, नहीं अलग अलग ग्रुपिंग नहीं करनी है हमें, उनको एक साथ सबको एक साथ लेके हमें शिक्षा देनी है, वो हमारी समावेशी शिक्षा है, तो वो ही हमें करना है। पहला ऑप्शन क्या दिया, उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालय में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। तो सही बात है, उनको ये अधिकार प्राप्त है कि वो समावेशी शिक्षा जिसमें सब विद्यार्थियों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, किसी प्रकार का कोई विशेष क्लास लगाई जाएगी तो सबकी लगाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति जो बच्चा है उसको अलग पढ़ाया जाएगा, नहीं, सबको एक साथ लेके चलना है हमें। दूसरा, उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती, तो ये तो गलत है। तो कौन सा हो जाएगा 27 का हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही राइट हो जाएगा कि उनको अधिकार है कि वो समावेशी कक्षा में अध्ययन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय क्या है, कि अधिगमकर्ता केंद्रित, अधिगम कर्ता कौन हो गया, जो अधिगम जो सीख रहा है वो है हमारा अधिगमकर्ता। तो उसको ध्यान में आकर शिक्षा करवा रहे हैं, तो वो क्या होगी, वो विद्यार्थी को ध्यान में रख के शिक्षा करवाना, अधिगम केंद्रित शिक्षा है, वही विधि है जिसमें विद्यार्थी को ध्यान में रखा जाता है कि उसको किस प्रकार की शिक्षण विधि से शिक्षण करवाएं कि वो उसके लिए सही होगी। जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं तो उनको खेल के माध्यम से, ठीक है, उसके माध्यम से शिक्षा कराएंगे वो सही रहेगा। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, अधिगम करता केंद्रित विधि, तो अधिगम जो जिसमें शिक्षार्थी को ध्यान में रख के शिक्षण करवाया जाएगा, वो ये हमारी अधिगम करता केंद्रित विधि। तो पहला ऑप्शन दिया है उन विद्यार्थियों उन विधियों को अपनाना जिसमें शिक्षक मुख्य करता हो, तो शिक्षक को ध्यान में नहीं रखना, हमें शिक्षार्थी को ध्यान में रखना, वो है अधिगम करता केंद्रित विधि। वे विधियां जानिए, अधिगम में अधिगम कर्ता की अपनी पहल हो, यानी विद्यार्थी करेगा, उसमें वो प्रयास करेगा, वो ही करके सीखेगा, वो है हमारी अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। तो 28 का हो जाएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन राइट। 29 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है, वो हमें बताना है, यानी किस प्रकार से हम सीख सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है सीखने के लिए, वो हमें बताना है। तो आपको पता है, ठीक है, हम अनुकरण करके सीखते हैं, ठीक है, ये बात ठीक है आपकी, अनुबंधन से भी सीखते हैं, कुछ चीजों को हम रट के या याद करके भी सीखते हैं, ठीक है, पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सीखना कौन सा होता है जो हमें हमेशा के लिए याद रहता है, वो होता है हमारा, अगर हम उस चीज का अर्थ बनाकर, अर्थ समझ कर करेंगे तो वो चीज हमें हमेशा के लिए याद रहेगी, वो सीखना हमारा सबसे महत्वपूर्ण होगा, वही सीखना बेहतर है सबसे। तो इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है, वो हमें बताना है। तो पहला दिया हुआ है अनुकरण, ठीक है, अनुकरण से हम सीखते हैं, पर एक लिमिट तक ही सीख सकते हैं अनुकरण करके हम, ठीक है। दूसरा दिया हुआ अर्थ निर्माण, तो अर्थ अगर हम किसी चीज का उसको समझ के उसको स्पष्ट करके और उसके अर्थ को जान के सीखेंगे तो वो हमारे याद रहेगा हमेशा के लिए, कभी नहीं भूलेंगे हम उस चीज को। तो ये या इस क्वेश्चन के हिसाब से सही रहेगा 29 का
टू नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगी। यानी अर्थ उस, अगर हमने इस प्रॉब्लम का अर्थ बना लिया, अर्थ समझ लिया, तो वो चीज हमें हमेशा के लिए याद रहेगी। अनुबंधन से भी सीखते हैं, कुछ चीजें हम याद करके भी सीखते हैं, तो ये ठीक है, एक कुछ चीजें इनसे हम सीख सकते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट सीखना है अर्थ निर्माण कर कर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ? 30 नंबर क्वेश्चन है, प्याजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्षा में अधिगम होता है। तो प्याजे और वाइगोत्स्की दोनों आ गए इसमें। तो प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? प्याजे ने दिया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, कि बच्चा भौतिक वातावरण के साथ संपर्क में आके अपना विकास से या अपने आप सीखता जाता है। और वायागोस्की ने क्या कहा? वायागोस्की ने सिद्धांत दिया सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, कि बच्चा समाज में, जैसे समाज के संपर्क में आता है, जैसे उसकी सामाजिकरण की क्रिया प्रारंभ होती है, वो सीखता जाता है समाज के संपर्क में। समाज को इम्पोर्टेंट दिया, और प्याजे ने भौतिक जो वातावरण, जो पर्यावरण उसको मिल रहा है, उसका ध्यान में रख के अपना सिद्धांत दिया। तो इन्होंने इस सिद्धांत में क्या पूछा? रचनात्मक। तो रचनात्मक बच्चा खुद करके सीख रहा है, वही हमारा रचनात्मक है। यानी बच्चा जिसमें खुद क्रियाशील है, खुद करके देख रहा है, वही है। यानी खुद उस चीज का निर्माण कर रहा है, सृजन कर रहा है, वही हमारी रचनात्मकता है। ऐसे कक्षा में क्या करेगा विद्यार्थी? उस चीज को खुद सर्जित करेगा, खुद सर्जन करेगा। तो ऐसा ऑप्शन है कि इसमें पहला ऑप्शन है शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाना। तो पुनर्बलन के बारे में तो ये दोनों नहीं बताते हैं, तो ये ऑप्शन तो गलत है। दूसरा है शिक्षार्थी द्वारा स्वयं सर्जित किया जाता है, जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। हाँ, इसलिए शिक्षार्थी वो मुख्य भूमिका निभा रहा है और खुद कर रहा है, इसी को क्या कहेंगे? रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम कहेंगे, इनके अनुसार, प्याजे और वाइगोत्स्की के अनुसार। तो क्या हो जाएगा? 30 का हमारा 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने किए सीडीपी के 15 क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किए, कि इनके आंसर कैसे हुए वो सब हमने डिटेल से देखा है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।